then it is irreducible representation. ठीक है, तो फर्क समझ में आ गया कि अगर आप सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करें और सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने से वो ब्लॉक डायगोनल में आ जाए तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, अदरवाइज उस रिप्रेजेंटेशन को हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसको ब्लॉक डायगोनल में नहीं लेकर आ सकती। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल हो कि अगर हम क्या करें कि दो मैट्रिसेस हैं, उनको डायगोनल फॉर्म में लाया जा सकता हो, तो वो सेम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से जो है ताल्लुक रखेगी। और ऐसी सूरत में वो दोनों की दोनों कम्यूट करेंगी, और अगर कम्यूट करेंगी तो इसका मतलब ये है कि वो रिड्यूसिबल है, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिसेस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने देखा कि S3 जो है, S3 का जो ग्रुप था, उस ग्रुप के अंदर आपके पास एक 2x2 की रिप्रेजेंटेशन थी ग्रुप के लिए, और वो थी 1 0 0 1, और इसी तरीके से जो ए की थी वो थी 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2 और -½ इस तरह से हमने जो है वो F तक मैट्रिसेस थी हमारे पास। अब जो मैट्रिसेस हैं, अब इसमें अगर कोई सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि यहाँ एक इन्वर्स मैट्रिक्स लगाएं और उसका ही एक इन्वर्स, इसका जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ रखें और इनको मल्टीप्लाई करके देखें कि यहाँ पर 0 0 आ जाए और यहाँ नॉन ज़ीरो आ जाए। ऐसी सूरत के अंदर हम ये कहेंगे कि रिड्यूसिबल है, मगर ऐसी कोई भी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि ये एक जो है वो डायगोनल फॉर्म में आ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये कम्यूट भी नहीं करती हैं, ठीक है ना। दीज मैट्रिसेस डू नॉट कम्यूट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करेगी। इररिड्यूसिबल ठीक है। अब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड दो थ्योरम है, और उन थ्योरम को कहते हैं हम शुर्स लेमा। वो लेमा है तो शुर्स फर्स्ट लेमा। ठीक है, और ये क्या है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है जो कम्यूट करती है तमाम मैट्रिसेस से इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, तो वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि वो जो मैट्रिक्स होगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्या होगा कि इफ नॉन जीरो मैट्रिक्स commutes with all the matrices, ये नहीं होगा सिर्फ एक से कर रही है, तमाम मैट्रिसेस से उसको करना चाहिए ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन
ठीक है, देन मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ भाई, वैसे इनका डायगोनल 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स। सर इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो ये तो नहीं है सर, और बाकी 0 हो। ये लिखा जा सकता है यूनिट, इट इज 1 0 0 1, या यूं लिख सकता है 5i। यूनिट मैट्रिक्स का कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो भी आएगी वो इस तरह की मैट्रिक्स होगी जो कम्यूट करेगी तमाम मैट्रिक्स से, और जो है वो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर होगी तो, ठीक है ना। यहाँ पर इरेड्यूसिबल लिखना जरूरी है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सर ये रिड्यूसिबल नहीं है? नहीं नहीं, ये एक मैट्रिक्स है जो इरेड्यूसिबल से मल्टीप्लाई होगी तो कम्यूट कर सकेगी, अदरवाइज कोई कम्यूट नहीं करती। ये उस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, ये अलग से एक मैट्रिक्स है। ये कौन है? इफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स commutes with all the matrices of in irreducible representation, then matrix is a scalar matrix. That is, it is a multiple of unit matrix, constant multiple unit matrix। ये constant multiple है, यहाँ पर 5 जो है 5 constant multiple है इसका unit matrix का, तो multiple of और constant multiple of unit matrix। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम देखेंगे। हम देखेंगे कि हम सपोज करेंगे कि M एक मैट्रिक्स है जो कम्यूट करती है तमाम मैट्रिसेस से। तो M जो है वो उसको प्रूव करेंगे वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जो स्केलर मैट्रिक्स है या कांस्टेंट मल्टीपल है यूनिट मैट्रिक्स का। तो हमारे पास डी डायमेंशनल जो है मैट्रिसेस हैं। लेट वी हैव डी डायमेंशनल matrices of an irreducible representation। ठीक है, और वो कौन सी है? वो है A1 A2 A3 and so on। how many? A ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का क्या मतलब होता है? टोटल एलिमेंट्स इन द ग्रुप, उतने ही मैट्रिसेस आपके पास होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? लेट ऑल मैट्रिसेस कौन सी? A1 A2, तो हम लिख लेंगे A अल्फा, कम्यूट विद अ मैट्रिक्स M है। अल्फा क्या है इसमें? अल्फा 1 है, 2 है, अप टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये जो A1 से लेके A3, ये सारी मैट्रिसेस इससे कम्यूट करती हैं। कम्यूट करने का क्या मतलब है कि अगर हम M और A अल्फा को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा A अल्फा टाइम M। ये आपके पास इक्वेशन।
इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लीजिए, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लीजिए। जब हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा ए अल्फा होल डैगर इज इक्वल टू ए अल्फा एम होल डैगर। और हर्मिशियन कॉन्जुगेट का आपको पता है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है जब अलग अलग पे लिखेंगे आप, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये हो जाएगा एम डैगर इंटू ए अल्फा डैगर, इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। और जो ए है हमारे पास, ए अल्फा आर यूनिटरी मैट्रिक्स, आर यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें जो उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट है वो इनवर्स के बराबर हो। ठीक है, ऐसी मैट्रिसेस जिनमें हर्मिशियन कॉन्जुगेट इनवर्स के बराबर हो उन्हें कहते हैं हम हर्मिशियन यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इस 2 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करें ए से, और यहाँ पे भी ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट एंड आल्सो फ्रॉम राइट। ठीक है, किससे? बाय ए अल्फा। कीजिए, क्या हो जाएगा? ए अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए अल्फा डैगर एम डैगर, और राइट से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए अल्फा। सेम यहां पर भी कीजिए, ए अल्फा एम डैगर ए डैगर एंड ए अल्फा, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये इनवर्स है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दोनों इनवर्स है ना, तो इसलिए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। यूनिट मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास, अच्छा ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा एम डेगर ए अल्फा एम डेगर। तो इसका मतलब ये है कि जो है वो उसे हर्मिशियन कॉन्जुगेट से भी कम्यूट कर रही है ना। ठीक है, क्या बचेगा? ये रिजल्ट हमारे पास, हमारा रिजल्ट बनेगा एम डेगर ए अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा एम डेगर। तो हमने ये देखा कि पहले तो एम से कम्यूट कर रही थी, तो ए अल्फा आल्सो कम्यूट विद एम डैगर, उसके हर्मिशियन कॉन्जुगेट से भी करती है। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं? क्या ख्याल है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने ये जो इक्वेशन है, ये सर लिख तो सकते हैं सर। नाम दे दो 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 से ऐड कर दिया। सर कर तो सकते हैं ये ना 1 से ऐड करोगे तो ए अल्फा कॉमन आ जाएगा, एम प्लस एम डैगर आ जाएगा। इसी तरीके यू में लिख सकते हैं इसको, एम माइनस एम डैगर अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा एम माइनस एम डैगर। लिख सकते हैं ना? लिख लो या माइनस में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो m प्लस एम डैगर या आयोटा टाइम m माइनस एम डैगर, दोनों की दोनों हर्मिशियन है। ये क्या है? आर
हर्मिशियन। कैसे हर्मिशियन है? m प्लस m डैगर जो है, इसका होल डैगर आप ले लें, क्या हो जाएगा? m डैगर प्लस m डैगर होल डैगर, तो ये आपके पास आ जाएगा m डैगर प्लस m। वो चीज़ आ गई। इसी तरीके से सेकंड वाले को ट्राई करना, वो भी सेम आ जाएगा। तो जिसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट सेम होता है उसको हम ये कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हो कि जो भी मैट्रिक्स ए अल्फा से कम्यूट करेगी वो हर्मिशियन होगी। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स commutes with ए अल्फा। तो हम उससे कहते हैं लेट एच कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और वो क्या है? वो है, तो ये भी हो सकती है, ये वाली भी, ये भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है। तो एच इज हर्मिशियन। ठीक है, एच हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन होने का मतलब ये है कि आप इसकी अगर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपके पास यहाँ पर u है, u, ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को जो है वो यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन brings Hermitian matrix in diagonal form. In diagonal form. ठीक है, आपके पास ये डायगोनल फॉर्म के अंदर आ गई। अब हम ने प्रूव ये करना है कि H जो है वो भी डायगोनल होगी, या H जो है उसको भी डायगोनल होना चाहिए। तो H जो है वो हर्मिशियन है, तो H अल्फा से A अल्फा से कम्यूट करेगा, A अल्फा इंटू H, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, दोनों से, दोनों तरफ से ना, with u inverse and u respectively। इसको u, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब लेफ्ट से u इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, राइट से u से करें, क्या आ जाएगा? u इनवर्स h a अल्फा u, u इनवर्स a अल्फा h इंटू u। ओके, फर्दर इसको u लिखा जा सकता है u इनवर्स h इंटू u इंटू u इनवर्स इंटू a अल्फा इंटू u। क्या किया मैंने? इसके दरमियान में एक यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर की, और उस यूनिट मैट्रिक्स को u इंटू u इनवर्स में लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, अभी क्यों किया अभी देखेंगे इसको। इसी तरीके से यहां पर भी आप कीजिए, इस जगह पे u इनवर्स a अल्फा u इनवर्स h इंटू u। ठीक है ना, ये i के बराबर होता है। अब आप ये देखिए कि ये आपके पास एक ये चीज है और दूसरी ये चीज है, एक ये चीज है और दूसरी ये चीज आ गई। ये क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां आ जाएगा d, इसकी जगह पर आ गया, और ये भी ट्रांसफॉर्म होके एक मैट्रिक्स आएगी, और उस ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स को हम कह देते हैं a कैप।
ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ए कैप हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी, क्योंकि ये भी डी के बराबर है। तो हमने स्टार्ट किया था कि एच ए अल्फा और ए अल्फा एच जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि जो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं वो कम्यूट करती हैं। तो अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो डी ए अल्फा से मल्टीप्लाई हो रही है, और जो डी है वो आपको पता है कि डी क्या है, व्हाट इज डी? डी जो है वो होगी D11 0 0 0 so on 0 0 so on, D22 0 0 so on 0 so on, D33 and so on। ये D इस तरह से होगी, तो इसको यूं लिखा जा सकता है D I J is equal to D I I into D I J, डेल्टा I J। इसका क्या मतलब है कि जहां I और J बराबर होंगे वहां तो ये जी वन होगा, वन हो जाएगा, करोने का डेल्टा सर। ठीक है ना, तो ये करोने का डेल्टा। हाँ, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है, तो उसके साथ ये लिखते। अब हम जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास, वो लास्ट इक्वेशन थी D टाइम A अल्फा कैप इज इक्वल टू A अल्फा कैप टाइम D। इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यही चीज होगी ना। तो इसका एक जनरल जो है वो एलिमेंट ले लें, वो इसके जनरल एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो लेट अस टेक mn एलिमेंट, ठीक है, ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम वो एलिमेंट ले लें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि D टाइम A अल्फा कैप इज इक्वल टू ये इसका चाहिए हमें mn एलिमेंट इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम mn एलिमेंट निकालने के लिए? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? D11 A11 D12 इंटू A21, क्या ख्याल है? तो इसको लिखते हैं हम समेशन ओवर के। अगर तुम्हें याद हो आई जे के लिखते हैं, शायद पढ़ा हो तुमने, आई जे अगर लिखते हैं तो आई के और के जे एलिमेंट्स, तो इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं के सम ओवर के, इट इज द m kth एलिमेंट ऑफ D टाइम अल्फा कैप का भी जो है के एन एलिमेंट। ठीक है ना, ये तरीकाकार होता है किसी भी मल्टीप्लिकेशन को लिखने का तरीका है मैट्रिक्स के अंदर। और जो डी एम के है, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। जब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे इसमें, तो इसमें आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन ये बनेगी डी एम एम इंटू डेल्टा के एम। ठीक है ना, के की जगह क्या रखा है? एम ने एम रखा है। अगर हम क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये यहाँ हमने प्रूफ किया हुआ कि इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये वैसे ही लिख लें आप इसको ए अल्फा कैप के एन। अब आप ये देखिए कि ये कंडीशन ये बता रही है कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जहां पर के और एम बराबर होंगे। ठीक है, जब के और एम बराबर होंगे
तो ये 1 हो जाएगा, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, डी डायगोनल एम एलिमेंट। एम, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा ए कैप अल्फा, और ये हो जाएगा एम एन। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये तो हमने ले लिया एम एन एलिमेंट ऑफ राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब राइट साइड का लें। राइट साइड में हमारे पास क्या है, ए अल्फा कैप टाइम डी, इसका हमें चाहिए mnth एलिमेंट। उसको भी इस तरह से जिस तरह से यहाँ लिखा है, क्या होगा, के टाइम ए अल्फा कैप, इसका आ जाएगा आपके पास एम के एलिमेंट टाइम डी टाइम के एन एलिमेंट इज इक्वल टू, इसको भी फिर आप उस फॉर्म में लिख लीजिए, ए अल्फा कैप टाइम एम एन, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन एन, डेल्टा के एन टाइम डी एन एन। और ये बता रहा है कि ये एन और के जो है वो, ये आपके पास यहाँ के है, इसको के लिखना है, के और एन जो है वो बराबर है, तो सिचुएशन बनेगी आपके पास ए अल्फा कैप के एम एन टाइम डी एन एन। ये इक्वेशन बन गई आपके पास 6। दो इक्वेशन बन गई। अब ये जो 6 का एलिमेंट है और 5 का एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट बराबर है, क्योंकि इक्वेशन 4 जो है वो लास्ट वाली ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन इसी इक्वेशन का एक एलिमेंट लिया है, तो उसका लेफ्ट का जो एलिमेंट होगा वो राइट के एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कि दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी डी एम एन ए अल्फा कैप टाइम एम एन इज इक्वल टू ए अल्फा कैप टाइम एम एन डी एन एन। ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये बीच में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और चूंकि अब ये मैट्रिसेस नहीं है, ये नंबर है, लिहाजा यहाँ से मैं ए अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा डी एम एम माइनस डी एन इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास 3 केसेस होंगे कि m और n बराबर हो, m और n बराबर ना हो, तो सिचुएशन क्या होगी। अगर ये दोनों बराबर ना हो, ये दोनों बराबर ना हो, तो क्या क्या बात पता चल रही है, ये बात पता चल रही है कि ये तमाम एलिमेंट क्या होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये तमाम एलिमेंट अल्फा, ऑफ डायगोनल होंगे सर। ये यार प्रोडक्ट 0 है, एक चीज 0 नहीं है, तो दूसरी चीज क्या होगी, ठीक है ना। नॉन जीरो। ये वाला जो है नॉन 0 है, ये वाला, तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट जो है 0 सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि जो है दोनों का, दो नंबर्स का एक नंबर उनमें से 0 होगा। 0 तो केस 1 देखें हम। अब केस 1 में कि अगर आपके पास डी एम एम इज नॉट इक्वल टू डी एन एन, दोनों बराबर नहीं है, और इसमें हमने ये भी कह दिया कि एम और एन बराबर नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही सूरत हाल बनेगी, और वो सूरत हाल ये बनेगी कि अल्फा कैप इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, all of diagonal elements are 0। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए अल्फा जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। ए अल्फा
स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि तमाम के तमाम जो है वो एलिमेंट्स जो है वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो जो मैट्रिक्स होगी वो ऑफ स्केलर मैट्रिक्स होगी, मगर ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। ट्रू इफ A is irreducible। अगर A irreducible है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि जो प्रोडक्ट है, अच्छा ए अल्फा जो कैप है वो ए अल्फा कैप है थी क्या, ए अल्फा कैप थी यू इनवर्स ए अल्फा इंटू यू। तो जब ए अल्फा जो है वो अगर डायगोनल है तो इसका मतलब ये है कि ए अल्फा कैप, तो ए अल्फा भी जो है वो डायगोनल होंगे, और ए अल्फा जो है वो या डायगोनल ना भी हो तो हमने क्या किया कि एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हमने परफॉर्म की। क्या किया? परफॉर्म्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, और उस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या कर दिया कि हमें स्केलर फॉर्म में ले आई वो। तो इसका मतलब ये कि ए इररिड्यूसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस केस के अंदर ये बात साबित हो रही है कि ए अल्फा आर रिड्यूसिबल। मगर हम तो ये साबित करना चाह रहे थे कि ए अल्फा जो है वो इररिड्यूसिबल मैट्रिसेस हैं, ये हमने शुरू में देखा था। इसका मतलब ये कि केस 1 जो है वो रिजल्ट सही नहीं दे रहा। अब हम चले जाते हैं केस 2 पे। केस 2 में हम ये कहते हैं कि चले ठीक है, डी एम एम और डी एन एन बराबर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि डी जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। डी स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों? इसलिए कि डी को हमने पहले कह दिया था कि डी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में